बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। शख्सियत भी बहुत इंटरेस्टिंग है और उनके कारनामे भी बहुत इंटरेस्टिंग है और उनकी लाइफ में अदरवाइज मजाह और इंटरेस्टिंग बातें भी बहुत है, लेकिन ही इज अ वेरी वेरी सीरियस पर्सन, ही इज अ नोबेल लॉरिएट इन हिज कैटेगरी। अब मुझे जो दो तीन बातें उनकी दफअतन याद आ रही हैं, पहले तो मैं आपको ये एक बात बता दूं, अ रूल, एजुकेशन में ऐसी चीजें बहुत कम हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, क्योंकि इंसान ह्यूमन ब्रेन साइंसेज में अभी वहां पहुंचा ही नहीं है कि मैं कोई कोरिलेशन डिटरमिन कर सकूं। आपको पता होगा ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट जो है वो अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में अभी तक डिस्कवर नहीं हो रहा, क्योंकि वो मैथ नया डिस्कवर करना पड़ता है। तो ये सारी फिर एजुकेशन की मेथोडोलॉजीज आई कहां से हैं? केमिस्ट्री पढ़ाने की, विजुअलाइज करने की, पार्टिकल्स की, वेव्स की, ग्रेट टीचर से। अब साइंस तो सारी फिजिक्स है, बाकी तो इसकी ब्रांचेस हैं, यानी तीन पार्टिकल्स, क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, बोसॉन, मैटर, वेव, स्पेस, टाइम, और तीन फोर्सेस, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर, या इन चीजों का, ये फिजिक्स है। इसकी फिर ब्रांचेस है ना कि, तो फिजिक्स में दुनिया के बेहतरीन ग्रेट टीचर्स किन को कहा जाता है? उनमें भी जो बंदा ऑलमोस्ट इनवेरिएबली स्टैंड आउट करता है ना, उसका नाम है रिचर्ड फाइनमैन। अब रिचर्ड फाइनमैन की शख्सियत जो है ना, इससे पहले कि मैं डाइवर्ट करूं, आपने एज अ पेरेंट, बिकॉज आवर ऑडियंस इज पेरेंट, 7 से 14 साल के बच्चे का, जो दो किताबें आप बिल्कुल ना मिस करें वो ये हैं। एक तो उनकी किताब है 6 इजी पीसेस। तो आपको फिजिक्स का ऐसे मजा आएगा कि ओह अच्छा इतनी इजी पे 6 इजी पीसेस। और इसी तरह उनकी एक किताब है 6 नॉट सो इजी पीसेस, यानी कि जो बहुत मुश्किल चीज है ना, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। कितना औखा नाम है ये! औखा नाम का अब्बा जो है ना वो ये है, हिज नोबेल प्राइज इज ऑन क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। लेकिन आपको इस तरह समझाएंगे जैसे रेवड़ियां होती हैं, या ही हैज द कैपेसिटी, ही इज द मोस्ट। इस किताब के ऊपर भी लिखा हुआ, वैसे लिखा हुआ है, Essentials of Physics explained by its most brilliant teacher. Yes. और अगर आप इन दो किताबों के अलावा एक किताब पढ़ लें, फिर तो आप रोमांस की स्टेज में पहुंच जाएंगे। वो रोमांस है ये किताब, ये रिचर्ड फिनमैन की अपनी बायोग्राफी है। और असल में बच्चा पैदा भी उसके अंदर जो होती है ना, एक ड्राइव, मोटिवेशन एक्सटर्नल होती है, अंदर से जो होती है उसको इंस्पिरेशन कहते हैं। तो जो इंस्पिरेशन पैदा होती है वो बड़े लोगों की स्टोरी पढ़ने से पैदा होती है। तो ये स्टोरी तो इतनी इंटरेस्टिंग है, द प्लेजर ऑफ फाइंडिंग थिंग्स आउट, कि वो उसकी जाती जिंदगी कैसे थी और किस तरह क्वेश्चनिंग के थ्रू ही मेड अ बिग मैन। एक दफा रिचर्ड फिनमैन बताते हैं, मैं अब उनकी स्टोरी आपको सुना रहा हूं, फिर आखिर में उनका एक कोट भी सुनाऊंगा कि मैं इतना बड़ा कैसे बना। तो वो कहते हैं कि एक दफा और कई दफा ऐसा हुआ कि वालिद साहब जो थे, ही वाज एन ऑर्डिनरी पर्सन, और कोई बहुत ज्यादा इस तरह रिसर्चर, पढ़े लिखे और पीएचडी नहीं थे, कहीं छोटी मोटी जॉब करते थे। तो जब हम जाते थे ना वॉक करने के लिए, तो मुझसे उन्होंने पूछा कि ये जो थोड़ा सा परिंदा है, ये अपने बॉडी पे ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है? परिंदे करते हैं ना, जब आके बैठे होते हैं तो आप देख रहे हो कई दफा ऐसे प्रूनिंग कर रहे होते हैं अपने फेदर्स की। तो रिचर्ड फिनमैन कहते हैं, मैंने कहा अब्बा जी इसे पंजाबी में जैसे खुरक हो रही होगी। ओके ठीक। तो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ओके, और फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा यार ये अभी कर ही जा रहा है। फिर हम आधे घंटे के बाद वॉक करके पूरा राउंड लगा के वापस आए तो कर ही जा रहा था। तो रिचर्ड फिनमैन कहते हैं कि थ्रू दोज क्वेश्चनिंग, कि यार इतनी तो खुरक नहीं ना हो सकती कि वो कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है। तो He made me come to a point कि इसकी बॉडी के ऊपर कुछ छोटे छोटे और जिंदा चीजें हैं जो इस पे डिपेंड करती हैं, और वो अपने आप को इसलिए इस तरह करता है, वरना वो उड़ के आया है परिंदा तो उसकी प्रूनिंग तो चंद सेकंड में हो जाएगी। ऐसे करेगा, रो रो करेगा, तो वो जैसे प्रूनिंग से मेरी मुराद है जैसे हम अपने बाल सीधे करते हैं, ये बाल सीधे नहीं कर रहा, ये वो प्रोसेस है पैरासाइट होने का, म्यूचुअलिज्म का। कहता है ये मैंने अब्बा जी के क्वेश्चनिंग से ये बात सीख ली थी। और इससे इंटरेस्टिंग बात, जब वो नोबेल प्राइज लेके आए, नोबेल प्राइज उनका बहुत डीप है कि फोटोन और मैटर आपस में मिले तो उस वक्त बाउंड्री पे क्या हो रहा होता है, इसको कहते हैं क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो नाम याद करने के लिए, बात चीजों के नाम इसलिए आने चाहिए कि आप बच्चे को बताएं कि वो वाज द पर्सन। तो अब्बा जी, वही अब्बा जी, वो खुरक वाले और बर्ड वाले,
उन्होंने कहा कि बच्चे ये जो आप कहते हैं कि ये आपने कोई चीज इलेक्ट्रॉन के अंदर ढूंढी है, ये इसके अंदर पहले से थी या बाहर से आती है? कहते अब्बा जी इसका जवाब मुझे भी नहीं पता। ठीक, सोचें, नोबेल प्राइज लेके आए। तो क्वेश्चन इज द थिंग। अच्छा, इंटरेस्टिंग जो उनकी और बातें हैं और वियर्ड हैं और इंटरेस्टिंग हैं, वो एक तो ये है, एक दिन उन्होंने जापान में शायद तकरीर की और तकरीर में कहा कि यार मेरा ये दिल करता है कि ये जो आपका सबसे बड़ा इंसाइक्लोपीडिया है ना, फर्ज करें उसके साथ सबसे बड़ा इंसाइक्लोपीडिया दुनिया में होता था ब्रिटेन का इंसाइक्लोपीडिया या अमेरिकाना कह लें, जनरली मेरे ख्याल में ब्रिटेन का इज काइंड ऑफ द लार्जेस्ट। मैं ये इंसाइक्लोपीडिया सुई की एक नोक पे लिखना चाहता हूं। किस जगह पे? सुई की एक नोक पे। अब नॉट एवरीबडी वाज स्टन्ड बिकॉज आइडिया वाज वे बियॉन्ड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड लिमिट्स। ये होते हैं विजनरी, वो नहीं ये देखते कि मेरी लिमिट क्या है, वो ये देखते कि होना क्या है, जब मैं पहुंच कहां तक सकता हूं। अच्छा, जो सामने सारी दुनिया के साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि जी पॉसिबल। उसने कहा आप ये मुझे बताओ कि वो एक सुई की नोक जो मैं कह रहा हूं उसमें कितने एटम्स होते हैं? उन्होंने कहा जी ये तो एटम्स होते हैं 100 बिलियन या समथिंग लाइक दिस। तो मैं कितने लफ्जों को उसमें कोट करने की बात कर रहा हूं, कितने लफ्ज हैं उस ब्रिटानिका या उस लार्जेस्ट इंसाइक्लोपीडिया के? उन्होंने कहा जी इतने, तकसीम करो। क्या जवाब आता है? 4। मैं आपको 4 एटम दे रहा हूं जिनकी 60 से ज्यादा डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं टू राइट वन वर्ड। तो इट्स अ ह्यूज स्पेस दैट यू हैव जिसमें आपने ये अल्फाज लिखने हैं। एंड इन द नेक्स्ट 20 years इट वाज डन। तो ही इज द फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। छोटा बंदा नहीं, लेकिन दूसरी तरफ शाम को तबले भी बजाते थे। ही वॉज अ वेरी गुड ड्रम बीटर एंड। अब मैं उसकी आपको एक बहुत जो इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे काइंड ऑफ अदरवाइज भी इंस्पायर करती है, जब जापान ने हमला कर दिया और वेस्ट के पास और अमेरिका के पास 1.5 साल था, 1.5 साल में अगर इनसे एटम बम ना बनता तो जापान वाज सिंपली टेकिंग देम ओवर, दुनिया का नक्शा ही डिफरेंट होता। तो इन्होंने सबको बुला लिया, उसमें नील बोहर भी था, आइंस्टाइन खुद था, फर्मी था, ओपनहाइमर था, ओपनहाइमर इन लीडिंग। उनमें जो सबसे छोटा बंदा था ना बाय एज, फिनमैन था। फिनमैन MIT में अभी स्टूडेंट था और अभी उसकी डिग्री भी नहीं ली थी, साल हुआ है, तो मशहूर हो गया तो होगा MIT में। उन्होंने कहा कि टीम ने सोचा, वो जो बाबे थे ना, उन्होंने सोचा यार उस बच्चे को पकड़ो भाई। तो फिनमैन को डिग्री खत्म नहीं हुई, क्योंकि वॉर है ना, वॉर में तो यही होता है कि भाई सब ने एक किस्म का जिहाद करना है, आ जाओ अब तो सर्वाइवल का मसला है देर। और वो एक लॉस एलमोस एक बहुत बड़ा सहरा है, उसके अंदर इकट्ठे हो गए एटम बम बन रहे हैं, पहला एटम बम जो गिरा है हिरोशिमा में। अब उस एटम बम में फिनमैन खुद बताते हैं अपनी इस किताब में कि जैसे अल्लाह ताला इज्जत देता है कि मुख्तलिफ, कई जाहिर है कहीं बॉयलर बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, डीप सर्किटरी है, सारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो दुनिया में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की साइंस है, ये उस प्रोजेक्ट की वजह से एज अ डिसिप्लिन बना है। उसके बाद PMI बना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ द US, मैं भी उस इंस्टीट्यूट का एक ग्रेजुएट हूं। तो वो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट था कि वो साइंस डेवलप करनी पड़ी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। अदरवाइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो फिरौन के जमाने से है और जब से चीनियों ने वो दीवारें बनाई उस वक्त से है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात जो ये है कि वो कहते हैं कि एक दिन ना मुझे काम दे दिया गया कि आप वो जो है ना फलानी फैक्ट्री, उसमें जाओ और सॉरी वो बॉयलर और फलाना और वैल्व और सर्किटरी उनका लेआउट देख के आओ सुपरविजन के लिए, सॉरी इंस्पेक्शन के लिए। अब मैं चला गया। अब मैं भी इंजीनियरिंग का बंदा हूं, तो हम जाते थे तो हम ड्राइंग देखते, तो ड्राइंग में ये देखना होता है कि यार ये वाल्व है, ये ओपन है, ये क्लोज है, इधर से फ्लो होगा। फर्ज करो किसी वजह से ये वाल्व बंद हो गया तो फिर क्या होगा? बॉयलर फट जाएगा ना। तो लिहाजा हर वाल्व का एक बाईपास भी होता है कि सर्टेन लिमिट इसने क्रॉस कर ली तो फिर एक बाईपास खुलेगा, वरना तो सारा प्लांट फट जाएगा। तो ये एक वैसे आम सी चीज होती है। अब उसमें 2000 वाल्व्स हैं, ह्यूज डायग्राम, यू कांट। तो कहते बाई चांस, इट्स जस्ट बाई चांस कि मेरी नजर पड़ी कि जो एक वॉल्व है ना उसका बाईपास नहीं है, जबकि उन 2000 में से वो एक ही था जिसमें एरर थी। तो मैंने कहा यार इसका बाईपास दिखाएं, तो उसका बाईपास नहीं निकला। अब दे वर टोटली स्टन्ड एंड ऑस्ट्रक, यार इतना ज़हीन बंदा है, इतने कॉम्प्लेक्स नक्शे में से उसने एग्जैक्टली वही चुना है। बस उसकी जो ऐसी धाक बैठी कि वो जब रिचर्ड फिनमैन ने आना होता था ना इंस्पेक्शन के लिए, उनके पसीने छूटे होते थे कि यार भाई फिनमैन ने आना है, अपने कमर कस लो। तो कहते हालांकि मुझे पता था, तो बाई चांस मैं होते हाथ रख बैठा।
in Punjabi if you say. एक interesting story which we end with, and then the quote was Oppenheimer was leading. तो technically वो बाहर से आते थे, दो बल्कि स्टोरी मुझे याद, वो बाहर से आते थे, क्या नाम है, फर्मी और नील बोहर, बोहर जो है ना, बोहर जो सुनते बोहर मॉडल, ये इधर से आते थे, यूरोप से फ्लाई करके आते थे। तो एक कहते एक मीटिंग में ये हुआ कि आइंस्टाइन भी बैठा है और सारे नोबेल लॉरिएट हैं, वो पांचों के पांचों छठों सारे नोबेल, ये तो छोटा था, ये तो बाद में नोबेल लॉरिएट बना। तो एक सवाल पे डिस्कशन हो गई और मैं ओपनहाइमर के साथ साथ रहता थी, वाज एन असिस्टेंट टू ओपनहाइमर, ओपनहाइमर वाज लीडिंग। तो मैंने उसका कि सर ये इस पे वैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, लेकिन वो बाबे ज़ाहिर बड़े हैं, आइंस्टाइन है, इधर बोहर है। तो ओपनहाइमर ने कहा ठीक है, मैं वहाँ मीटिंग में कहूँगा कि आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो, तो आप पॉइंट ऑफ व्यू देना शुरू कर देना। आइंस्टाइन ने डिसाइड करना था, बोहर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना था और उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना था। अब ये होती है मोहब्बत अपने इल्म से। अब ही इज द यंगेस्ट लॉट, वो कहता है कि मैं जब स्टेज पे आ जाता था फिर मुझे नहीं पता होता कि सामने कौन है, गॉड है अपनी फैमिली का या नहीं है। आई एम टोटली इमर्स्ड इनटू द सब्जेक्ट, आई डोंट नो वेयर आई एम। मैं तो जब खड़ा हो गया ना, जब ओपनहाइमर ने कहा कि आप बताएं जी इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, तो आई वाज टोटली इनटू इट एंड आई एक्सप्लेन्ड इन 25 मिनट्स। तो बाद में अच्छा, बाद में ओपनहाइमर ने कहा कि जी बताएं आइंस्टाइन इसका क्या बनता है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो आइंस्टाइन ने कहा नो, दिस जेंटलमैन वाज राइट। कहते मैंने इतनी जिंदगी में इतनी अच्छी नो मुझे कभी भी सुनने को नहीं मिली जो आइंस्टाइन ने मेरी फेवर में कही थी कि नहीं ओपनहाइमर, ओह सॉरी फर्मी, बोहर यू आर नॉट, दिस जेंटलमैन इज करेक्ट। तो एक ये बात। दूसरी बात इंटरेस्टिंग ये है कि अब फौजी तो हर जगह पे फौजी होते हैं और तकरीबन वो अपने काम में सियाने हैं, हर काम में तो सियाने नहीं है ना जिस तरह। तो ये वहां पे रोजाना उनकी बाउंड्री, फौजियों ने हर जगह पे अपने बिठाए होते हैं ना, और एक बाड़ लगाई, वो बाड़ में से बाहर निकल जाता था जान के और अब फौजियों ने देखना कि यार बंदा बाहर क्यों निकल गया, तो उन्हें बाहर खड़ा होना, उन्होंने पता सी कि अगर इडियट कि अगर ये बताएं अपने अफसरों को कि बाहर बंदा निकल गया है और एटम बम का प्रोजेक्ट है, तो इनकी तो अपने गला काटा जाएगा। तो कहता मैं खड़ा रहता था, तो फिर मैं आराम से नीचे आ जाता, मुझे पता होता था कि कर मेरा कुछ नहीं सकते क्योंकि मैं निकल गया हूं, तो आपकी फेलियर है ना। ये उसे इंटेलिजेंस। कोई भी कमरा ऐसा नहीं था जिसकी चाबी, अब इट्स वेरी वेरी सीक्रेट मैसेजेस और कोड होके आते हैं, जिसकी चाबी रिचर्ड फेनमैन तार से नहीं खोल लेता था। ही कुड ओपन एवरीथिंग। अच्छा, ओपनहाइमर ने एक दफा मीटिंग में कह दिया कि एक बड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट आए हैं, प्रेसिडेंट के ऑफिस से आए हैं, वो मैंने अभी पढ़े नहीं है, मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। अच्छा, ये दरमियान में से खिसक गया, सीधा ओपनहाइमर के कमरे में गया, क्योंकि वो सहरा में उधर ही रहते थे। ओपनहाइमर के कमरे की चाबी खोली, वो डॉक्यूमेंट वहां रखे हुए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट पढ़ के वहां छुपा दिए और वापस आ गया। मीटिंग अभी चल रही है और आके बैठ गया आराम से। नाउ सी हाउ द बिग पीपल बिहेव। अब ओपनहाइमर का असिस्टेंट है, जा रहे हैं कॉरिडोर में, और रिचर्ड फेनमैन कहता मैंने ओपनहाइमर को कहा कि सर वो डॉक्यूमेंट जरा आप मुझे पढ़ने के लिए देंगे ताकि मैं उसको कोई ब्रीफ वगैरह बनाऊं। ओपनहाइमर कहता है आई वाज टोटली स्टन्ड बाय ओपनहाइमर्स इंटेलिजेंस। उसने कहा दूंगा अगर अभी वहां पे पड़े हुए तो। मैंने कहा अगर तू उसे छोड़े तो मैं देंगा ना। मतलब द ओल्ड बाबा न्यू कि ये जो उठ के गया है ना, एंड देन ही वाज टोटली बिविल्डर्ड। उसने कहा कि मैं जो ये काम करता था, किसका दरवाजा मैंने कब खोला है, ओपनहाइमर को सारा पता था और उसने एक दिन भी मुझे नहीं जतलाया। ये होते हैं ओपनहाइमर की अदरवाइज जो भी है, लेकिन पर्सनल स्टोरीज आप देखें। ये कहते हैं कि मेरी बेगम बीमार थी, रिचर्ड फेनमैन की, यंग मैन, लेकिन ओपनहाइमर ने इतनी दफा मेरी बेगम के बारे में जैसे कि उसकी अपनी बेटी बीमार है, यार उसका पता करो, उसका पता करो, डॉक्टर को बुलाओ। और जाहिर है वेयर विदर भी है मुल्क का सबसे इंपॉर्टेंट। तो दैट इज हाउ रिचर्ड फेनमैन के कोट पे खत्म करते हैं। रिचर्ड फेनमैन ने कहा है कि भाई चीजों का नाम आने से चीजें नहीं पता होती, कि मुझे ग्रेविटी का नाम आता है या मुझे क्वार्क का नाम आता है या ब्लैक होल का नाम आता है। नो, अब सुने ये गौर से, इट्स अ वेरी फेमस कोट।
You can know the name of a bird in all the languages of the world. ठीक? But when you are finished, you will know absolutely nothing whatever about the bird. क्योंकि आपको सिर्फ नाम आते हैं. So let's look at the bird and see what it is doing. That is what counts. कि आपको पता है वो करता क्या है, उसकी खसूसियात क्या है, उसकी आदतें क्या है, वो लगता कैसा है, वो खाता क्या है, उसकी ट्रेजेक्टरी क्या है, उसकी माइग्रेशन क्या है. समझेंगे? दोबारा मैं यहां से पढ़ता हूं. So let's look at the bird and see what it is doing. That is what counts. I learned very early the difference between knowing the name of something and knowing something. Richard Feynman. Thank you very much.